मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेज पे चर्चा में। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम गया। आप सोच रहे होंगे ना तो अभी विधानसभा का चुनाव है ना लोकसभा का चुनाव है, तो फिर थम कौन सा चुनाव गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगम नगर पालिकाओं के संदर्भ में इस समय स्थानीय सरकार के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 15 तारीख को वोटिंग होनी है, 16 तारीख को परिणाम आना है। चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से था। शायद देश में कोई और शहर के संदर्भ में ऐसा माहौल ना होता हो जैसा महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई के संदर्भ में रहता है। तो आज हमारा विषय इसी पर केंद्रित है। हमारा विषय है कि मुंबई का बॉस कौन। महाराष्ट्र में भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस हों, महाराष्ट्र में भले ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार अस्तित्व में हो, पर इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कभी मुंबई का बॉस नहीं माना गया। जो ठाकरे नाम का ब्रांड बना वो मुंबई की स्थानीय सियासत के आधार पर ही गढ़ा गया था। बाला साहेब ठाकरे वो नाम जिसको सुनते ही लोगों की शिराओं में रक्त तेज गति से दौड़ने लगता था, वो इस मुंबई महानगर पालिका के आधार पर ही अपनी पहचान बनाया था। जो मुंबई का नगर निगम है, बृहन मुंबई महानगर पालिका, उसका कुल बजट तकरीबन 74,000 करोड़ है। मतलब देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनके कुल बजट से ज्यादा अकेले इस मुंबई शहर के नगर निगम का बजट है। इससे इसकी महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यूं तो ठाणे में भी चुनाव है, नागपुर में भी चुनाव है और भी कई शहरों में चुनाव है, पर हमारी बातचीत के केंद्र में मुंबई है। इसलिए है क्योंकि 227 सदस्यीय मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ठाकरे के वजूद को भविष्य के संदर्भ में दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अरसे बाद, तकरीबन 2 दशक बाद, ठाकरे बंधु साथ आए। उद्धव ठाकरे और किसी समय उद्धव ठाकरे के कारण शिवसेना छोड़ने वाले राज ठाकरे, दोनों साथ मिलकर इस चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि दोनों के लिए अब राजनीतिक जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है जो एकनाथ शिंदे के साथ मैदान में है। कांग्रेस और एनसीपी अजीत पवार गुट अलग अलग तरीके से मैदान में है, पर मुख्यतः मुकाबला जो है वो कुल मिलाकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और इधर ठाकरे बंधुओं के बीच में है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार हाशिए पर जा रहे ठाकरे बंधु क्या इस चुनाव के माध्यम से अपनी उपस्थिति सशक्त तरीके से दर्ज करा पाएंगे। अरसे से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा किए हुए थी, क्या वो अपना कब्जा बनाकर रख पाएगी। लगभग 3 साल के अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 2022 में होना था। तमाम कारण बताते हुए इन चुनावों को टाला गया और आखिर में अब जाकर ये चुनाव संपन्न होने जा रहा है। तो क्या रहेगा इस चुनाव का परिणाम, कैसी संभावनाएं हैं इस चुनाव में। जिस प्रकार के बयान चले हैं वो बयान क्या इशारा कर रहे हैं, इसको आज हम समझने की हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अवधूत वाघ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अपने ही पुराने सहयोगी के खिलाफ मैदान में उतरना कितना भारा है, हम अवधूत जी से समझेंगे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जाने माने विचारक हैं, आजकल अजीत गुट के साथ एनसीपी के संदर्भ में पक्ष रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। बाकी वो खुद किसके साथ है हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अजीत पवार का आजकल रुख समझ में नहीं आता है। हमारे साथ में घनश्याम दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के, और साथ ही शरद नायक जी हैं, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अवधूत वाघ जी से करते हैं। अवधूत जी से समझना चाहते हैं, एक ठाकरे से लड़ना ही बहुत भारी पड़ रहा था, अब तो ठाकरे बंधु मैदान में हैं। अवधूत जी कितना डर गए आप, कैसे निपट रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी के भरोसे हैं या किसी और के भरोसे? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। हम तो इतना डर गए हैं कि हम तो मुंबई छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके पास हमें जगह मिली तो हम लोग आपके पास आ जाएंगे। हम लोग डर से भयकंपित है। मेरे हाथ पांव ऐसे लटपटा रहे हैं और अब कल मेरा क्या होगा यह मुझे समझ नहीं रहा है। ऐसी भयानक अवस्था 2 ठाकरे बंधुओं ने हमारी कर दी है। बाप रे बाप क्या ताकत है, बाप रे बाप क्या आवाज है, बाप रे बाप क्या उत्साह है, वाह रे वाह, वाह रे वाह। बस खाली हम नहीं डर गए, पूरा वायुमंडल डर गया है। उधर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी डर गया है, चाइना का प्रेसिडेंट डर गया है,
पाकिस्तान और बांग्लादेश सब डर गए हैं। अभी क्या होगा, ठाकरे का मुंबई में कब्जा होगा, इससे सभी डर गए हैं और डर में हम भी शामिल हैं। तो डर में आप इतना शामिल है, तो जब आपको इतना डर इनसे लग रहा है तो इन्हें छोड़ क्यों दिया आपने? आप तो इनके साथ दशकों के साथी थे। वो डर क्या अब आपको बोध करा रहा है कि चूक हो गई, हमें ठाकरे के साथ ही रहना था, कहां हम शिंदे जी के चक्कर में पड़ गए? बिल्कुल हमने उनको छोड़ा नहीं, जी। हम उनके साथ थे। 2019 में जो इलेक्शन हुई, वो इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन साथ में लड़ा, हमको दोनों को मिलकर प्रचंड बहुमत मिला। उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने हमारे सीटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस ने 50 दफे फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने ये मन बना रखा था कि शरद पवार जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने अपना मन बनाया था। इसके लिए वो हमें छोड़कर चले गए। और दूसरी बात बताता हूं कि शिवसेना है वैसी ही है, वो शिवसेना से भी वो चले गए और उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई है जिसका नाम है शिवसेना उबाठा। शिवसेना जैसी है वैसी ही है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज एकनाथ शिंदे चला रहे हैं, वही शिवसेना है, वही नाम है, वही पक्ष है, वही सिंबल है। आपको सवाल उद्धव बाला साहेब ठाकरे को करना है, क्योंकि उनकी उनकी निशानी मशाल है, उनके पक्ष का नाम चेंज है। वो हमारे से निकल गए और शिवसेना से भी निकल गए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे अभी शिवसेना के नहीं रहे। अच्छा, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नहीं रहे, ये आपका कहना है, पर आप शिवसेना क्यों होने के लिए इतने बेकरार हो गए, ये सवाल जहन में है अब्दुल बाग जी। आगे पार्टी के एक नेता है, नाम है उनका नीतीश राणे, उनका एक बयान आपसे साझा करता हूं। ये भाषा भाजपा की कब से हो गई, हमें जानने में दिलचस्पी है। एक बार सुनिए ना अब्दुल जी। के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का, मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है, इतना मैं आपको कह के जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक चालू है लगे, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है। तो जी अब्दुल जी, तो आई लव मोहम्मद अगर कह दिया तो मुंबई में नहीं रह पाओगे। अब मुंबई की क्या बात करते हो, हिंदुस्तान में भी नहीं रह पाओगे, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भाजपा यहां तक पहुंची अब्दुल जी। उन्होंने जितनी बात कही उसमें से जो 50% पहला पार्ट है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सहमत है। उन्होंने जो कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है कहने वाले, हर हर महादेव कहने वाले, शिवाजी महाराज की जय बोलने वाला मेयर होना चाहिए, बिल्कुल सच है। उन्होंने दूसरा जो कहा, सर तन से जुदा की घोषणा देने वाला या होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया है। कोई कुछ भी करे तो भी हम लोग तलवार लेके किसी की गर्दन काट नहीं सकते। कसाब को भी हमने जिंदा पकड़ा है, उसके ऊपर पूरे प्रोसेस किए हैं और पूरे प्रोसेस के बाद उसको फांसी दी है। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके बारे में है। अभी जो उन्होंने तीसरी का आई लव मोहम्मद वाला होना चाहिए, उससे भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म भाव को मानती है, घटना ने दिए स्वतंत्र को मानती है। हमारे साथ भी मुस्लिम कार्यकर्ता है, मुस्लिम लोग हैं, लेकिन वो भी राष्ट्रीयत्व से भरे हुए हैं। वो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते। और बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो हमारे राष्ट्रभक्त मुस्लिम भी उनके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ आवाज निकालते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं का शिरकांड हो रहा है तब कुछ बात नहीं करने वाले। और गाजा में यदि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है उसके लिए निषेध मोर्चा निकालने वाले जो है वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है। उनको मेयर, एमएलए, एमपी, मंत्री और प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। तो ये आप कैसे तय कर लेते हैं कि हम ये भाजपा का, ये भाजपा का नहीं? ये नीतीश राणे कोई भारी व्यक्ति है क्या? हमारे अनुसार तो मतलब ठीक ठाक जिम्मेदार नेता है आपकी पार्टी के। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी का विचार है, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? इतनी सुविधा आप लोगों को कैसे मिल जाती है अब्दुल जी? देखो, इलेक्शन में जब बात होती है तब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करती है और कभी कभी बातों में कुछ निकल जाता है, लेकिन उसका मतलब भी हमें देखना चाहिए। कल राज ठाकरे साहब ने
अन्नामलई साहब को भड़वेया बोला। भड़वेया, आपको मीनिंग समझता है? एक राष्ट्रीय नेता जो आईपीएस ऑफिसर रह चुका है, जो आदमी तमिलनाडु का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, उसको राज ठाकरे भड़वेया बोलेगा? राज ठाकरे धमकी देगा कि महाराष्ट्र में आने नहीं दूंगा, उनकी तंगड़ी तोड़ डालूंगा। अरे आपकी हिम्मत कैसी हो गई? भारतीय संविधान ने भारत के किसी भी आदमी को कहां भी जाने का अधिकार दिया है। जो अधिकार नहीं था वो 370 धारा हमने तोड़ डाली, हमने खत्म कर डाली। कश्मीर में जमीन लेने का हमारा अधिकार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने 370 कलम हटा दिया है। हमारे राष्ट्रीयत्व की भावना एक है, जो इस देश को अपना पिताजी मानेगा, इस भूमि को अपनी माता मानेगा और वंदे मातरम बोलेगा, वो राष्ट्रभक्त है। वो हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो। यदि एखादे हिंदू ने वंदे मातरम बोलने से इनकार किया, ये देश से गद्दारी की, वो हिंदू भी हमारे लिए नालायक है। अच्छा अब्दुल जी, ये बताओ, आपने कहा कि राज ठाकरे ने ऐसा बोल दिया, ये अचंभे का विषय है आपके लिए कि राज ठाकरे ने ऐसा बोल दिया, और आप अपनी इस लाचारी पर क्या कहेंगे? राज ठाकरे ने यह भाषण आपके शासन वाले प्रदेश में दिया, आपके शासन वाली जगह पे दिया, आपके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के संदर्भ में दिया, आपकी पार्टी के बड़े नेता के संदर्भ में दिया, तमिलनाडु में जिसके बूते आप सत्ता में आने की राह देख रहे हो उसके ऊपर दिया। आपने क्या किया? देखो, हर पॉलिटिकल एक्शन को रिएक्शन देना जरूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। मुझे नहीं लगता है उन्होंने गलती करने के बाद हम लोगों ने 10 गलती करनी चाहिए। राज ठाकरे ने गलती की है, उसका जो शिक्षा देनी है वो मुंबई की 1.4 करोड़ जनता देगी। राज ठाकरे ने जो गलती की है उसकी शिक्षा 29 कॉरपोरेशन में जो चुनाव होने जाने वाले हैं उसकी जनता करेगी। सच क्या है और झूठ क्या है, शिक्षा किसने दिया है, देना चाहिए, जनता शिक्षा देगी। और राज ठाकरे अच्छा, का तो राज ठाकरे के संदर्भ में जितनी शिक्षा 1,40,00,000 की आबादी वाली मुंबई की जनता देगी, हम उम्मीद करें कि नीतीश राणे और उनकी पार्टी को भी शिक्षा 1,40,00,000 आबादी वाला मुंबई शहर देगा। आई लव मोहम्मद वालों को पाकिस्तान जाना होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने, आप देखिए, आई लव मोहम्मद की जो मूवमेंट चालू हो गई, उस मूवमेंट को महाराष्ट्र होने दो, मुंबई होने दो, नहीं तो भारत के किसी भी शहर ने, किसी ने भी रुकाया नहीं है। आई लव मोहम्मद बोलने से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद बोलते समय यदि पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, सर तन से जुदा का घोषणा होता है, यदि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गाली गलौज होती है, तो हमें आपत्ति है। आई लव मोहम्मद बोलने में हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। अब्दुल जी को तो आपत्ति नहीं है, लेकिन नीतीश राणे तो भाजपा के ही बड़े चेहरे हैं भाई, छोटे मोटे व्यक्ति थोड़े ही हैं। पर उनका कहना है कि नहीं नहीं ठीक है। तो मेरे साथ में इस समय घनश्याम दुबे जी हैं। घनश्याम जी, आपके पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल बाग जी बता रहे हैं आप तो कुछ नहीं रह गए। शिवसेना है बाला साहेब वाली, वो तो एकनाथ शिंदे वाली है, और हम हैं, आपके लिए तो कुछ बचा नहीं। हमने कहा कि ठाकरे बंधु साधा हो गए, बोले हाँ, हाथ पैर कांप रहे हमारे उनको देखकर। क्या कहते हैं आप? कितना कांपे आप कि जिस राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया था 2 दशक पहले, उन्हीं राज ठाकरे ने अब उद्धव ठाकरे के साथ आना मंजूर कर लिया। थोड़ा बताइए ना घनश्याम जी। ऐसा है कि डर अच्छी चीज है जी। वाघ साहब को डर लग रहा है तो डर अच्छी चीज है। वाघ साहब जिस विषय में बात कर रहे थे, आज आप बताइए कि शिंदे की सेना हो गई, शिंदे की शिवसेना हो गई। अरे शिंदे की सेना शिंदे चला रहे हैं कि बीजेपी वाले चला रहे हैं? कुछ भी होता है तो दिल्ली भाग के जाते हैं, उनको भी डर है और डर होना चाहिए। संस्कार से रहित पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी संस्कार की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं। अरे आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? एमआईएम से गठबंधन, कहीं कांग्रेस से गठबंधन, आपके नीतीश राणे जी कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं संस्कारों की पार्टी है। और आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए कि यही शिवसेना रही है। आप रिकॉर्ड 2007 से लेकर के और आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, हमेशा जो है यहाँ पर शिवसेना गठबंधन में रही, भारतीय जनता पार्टी रही और छोटे से उनको बड़ा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बड़ा बनाए तो शिवसेना ने बनाया। अगर हमारा बात नहीं जमा, हम गठबंधन में नहीं रहे, तो हमारे पार्टी को आपने तोड़ करके
पैसा दे करके तोड़ करके, इसके बाद आपने शिंदे की सेना बता रहे हो। दूसरा बात यह है कि राज साहब ठाकरे परिवार के सदस्य है। अगर हमारे परिवार में किसी भी चीज का डिस्प्यूट होता है, हम बाहर हैं, हम साथ आते हैं तो हम जरूर मजबूत होते हैं। उससे भाग साहब को डर लग रहा है। भाग साहब का डर सही है, उनको डरना चाहिए। बाकी जो बातें आप कह रहे हैं, यही कांग्रेस के लोगों को आप अपनी पार्टी में लेकर के वॉशिंग मशीन जैसा काम आपने किया है। किसके ऊपर आपने आरोप नहीं लगाया था? अजीत दादा पवार के ऊपर आपने आरोप नहीं लगाया। अच्छा, एक बात बताओ घनश्याम दुबे जी, आप कितने आभारी हो भारतीय जनता पार्टी और वाग साहब के। ये देखो, परिवार बिखर गया था, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने आप दोनों की ऐसी हालत कर दी कि आपको लगा कि अब तो साथ आना पड़ेगा। आप वाग साहब को धन्यवाद देना चाहोगे, भारतीय जनता पार्टी के आभारी होना चाहोगे कि साहब आपने पार्टी भले ही हमारी नेस्तनाबूद कर दी, पर कम से कम परिवार को जोड़ दिया। दो भाई 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर दिखने लगे, इसके लिए आप भाजपा के कितने आभारी हो? हिमांशु जी, न तो हमारी पार्टी सुनी हुई है, न तो हमारी पार्टी का ऐसा है कि ये खत्म तो करना चाहते थे, ये तो खत्म करना चाहते थे, लेकिन हमारी पार्टी दिन पर दिन जो बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है, महाराष्ट्र की जनता लोग उनको प्यार करते थे, हिंदू हृदय सम्राट थे। पूरे भारत में अगर कोई हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था, सिर्फ पूज्य बाला साहब ठाकरे। और मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक करियर खत्म करने की बात कही, इसके बाद शिवसेना, वही शिवसेना सिंधु को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? 94 करोड़ रुपया यही बीएमसी में उद्धव साहब ने फंड दिया था। वो जब तक 94 करोड़ रुपया ये लोग खा नहीं गए, तब तक इलेक्शन का डेट नहीं आया है, तब तक इलेक्शन का डेट नहीं आया है। वो तो ठीक है घनश्याम जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने ये जानना चाहा कि 2 दशक बाद ठाकरे बंधु साथ दिखाई दे रहे हैं, और साफ दिख रहा है कि ये साथ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भाजपा से अलग होने के बाद ठाकरे ब्रांड भी खतरे में है और सो कॉल्ड शिवसेना भी खतरे में है। तो आप इस बात के लिए आभारी हैं कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, कि आपने 2 बिछड़े हुए भाइयों को मिला दिया? ये सवाल है, इसका कुछ तो उत्तर दीजिए आप। इनका उत्तर मेरे पास क्या है? इनका उत्तर यह है कि किसी को मिलाते हैं, किसी को तोड़ते हैं। इनका कोई आभार व्यक्त नहीं करना चाहता है, जबरदस्ती आभार व्यक्त करवाने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हमारे में कहावत है, माई से तोड़ मोड़ ननिहरे से नाता। बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बाप चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको शिंदे को असली शिवसेना मानते हो तो बाला साहब ठाकरे का फोटो हटवा करके आप चुनाव लड़िए ना। क्यों किसी के बाप की संपत्ति? अच्छा, एक बात बताओ घनश्याम दुबे जी, आप बाला साहेब ठाकरे जी का नाम इतनी बार ले रहे हो, जिसने बाला साहेब को जिंदा रहते छोड़ दिया, जो बाला साहेब को अकेला छोड़कर निकल गया, उसको तो अपने मंच पर लाकर बिठा रहे हो, और जो बाला साहेब की स्मृति में स्मारक बनवा रहे हैं, उनके प्रति इतना सम्मान जता रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी जता रहे हो। जिसने बाला साहेब को जीते जी तकलीफ पहुंचाई, वो आपका सगा हो गया, और जो बाला साहेब के प्रति इतना सम्मान जताते हैं भाजपा वाले, वो आपके लिए बुरे हो गए। क्यों? वो पारिवारिक विषय था। वो परिवार में डिस्प्यूट होता है, सब परिवार में होता है, हर किसी के परिवार में होता है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में परिवार का डिस्प्यूट हुआ, अजीत पवार मतलब शरद पवार जी बुरे हो गए, अजीत पवार जी उनके अपने हो गए। तो ये पारिवारिक विषय था, कभी किसी को छोड़ता है, कभी साथ आते हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं परिवार ठाकरे बंधु को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने साथ आए। ये कोई विषय राजनीतिक विषय, पारिवारिक विषय है। इन लोगों ने उसको राजनीतिक विषय बना करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमारा आभार व्यक्त करें, हमने मिला दिया। अरे आप इतना डरे हुए हो, आप किसको मिला सकते हो बाबा? अच्छा, ये बताओ कि चलो अकेले अकेले लड़ रहे थे, कोई ताकत तो दिखी नहीं, ना राज ठाकरे ताकत के रूप में दिखे विधानसभा में, ना ही उद्धव ठाकरे दिखे ताकत के रूप में। साथ मिलकर आने के बाद में कोई ताकत की उम्मीद, या अब मुंबई नगर निगम पर शिवसेना का कब्जा इतिहास की बात होने जा रहा है, भाजपा और शिंदे का कब्जा होने जा रहा है? क्या देख रहे हैं घनश्याम जी, थोड़ा इसमें बताइए ना, जनता क्या महसूस कर रही है ठाकरे बंधुओं को लेकर?
ठाकरे बंधुओं को जनता जो आज चर्चा का विषय है मुंबई महानगर पालिका को लेकर के, हम आपको 99% गारंटी देता हूं कि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना, मनसे और शरद चंद्र पवार जी की युति का महापौर बनने जा रहा है। ये लोगों के तड़पड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे भरोसे के साथ है घनश्याम दुबे जी, हमने महाराष्ट्र भले ही गंवा दिया पर मुंबई हमारे कब्जे में रहेगा। आता हूं अब्दू जी, थोड़ा ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ है, उनसे भी थोड़ा जाने। इतना तो शिवसेना उद्धव ठाकरे भी नहीं बोल रही जितना अजीत पवार इस समय पर देवेंद्र फडणवीस का चीरहरण करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, भाजपा के प्याज के छिलके उगाड़ रहे थे। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी, मुंबई के संदर्भ में आपके द्वारा उगाड़े गए छिलके भाजपा को, एकनाथ शिंदे को कितना नुकसान पहुंचा है? कैसी दोस्ती निभा रहे हैं आप? हिमांशु, ये दोस्ती या दुश्मनी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, पूरी तौर से ये राजनीतिक मुद्दा है और इसको सिर्फ और सिर्फ हम मुंबई तक सीमित नहीं रखना चाहते। ये पूरे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इसके पहले भी अगर आप इसके इतिहास में जाते हैं तो महाराष्ट्र में जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं वहां पर हर पार्टी ने अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा है। और उसके चलते इस बार भी यही हम तीनों पार्टियों ने फैसला लिया था कि हम लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, और यही चीज विपक्षी नेताओं ने भी की है, विपक्षी पार्टियों ने भी यही की है। अब उस ऐसी स्थिति में, और उसके पीछे मूल कारण ये है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी एमपी, एमएलए या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, तो उसकी स्थानीय स्तर पर काम करने की जो इच्छा होती है वो नगरीय निकाय के चुनाव में ही पूरी होती है। और इसको हम सभी राजनीतिक दल के लोग अच्छे ढंग से जानते भी है। इसी बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये तय किया था। अब जहां तक मुद्दा है कि हम लोगों ने अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात बोली है जो भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के वहां के स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ है, तो ये एक स्थानीय स्तर की बात होती है। जैसे आदरणीय अजीत पवार ने चिंचवाड़ के बारे में बोला कि वहां पर हम लोगों को शिकायत मिली कि वहां पे जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी का जो वहां स्थानीय निकाय में प्रभुत्व था उसके चलते वहां बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो वहां जो जानकारी है वो बताना पड़ेगी लोगों को, क्योंकि लोग उस बात में सुनना चाहते हैं, उसके बाद ही वो अपना मन बनाएंगे कि इस बार उनको वोट किसको देना है। तो यदि वहां पर जो हमारी जो विपक्षी पार्टी के रूप में कोई भी दल हो, अगर उस पर हम उसकी अगर हकीकत को या उसकी कमियों को उजागर नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। और ये काम वो लोग भी करते हैं कि उनको भी चुनाव जीतना है, तो वो भी हम लोगों में कोई कमी बताते हैं। तो ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में महायुति की जो सरकार है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एकजुट होकर महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, उससे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। वहां की सरकार स्थिर रहेगी और यही स्थिति केंद्र में एनडीए के साथ है। हम लोग एनडीए के मजबूत घटक साथी के रूप में हम लोग वहां काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। वहां किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आना है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो तो ठीक है, आपने तो आश्वस्त कर दिया कि आप राज्य में कुछ गड़बड़ करने नहीं जा रहे हो, देश में भी गड़बड़ करने नहीं जा रहे हो। पर स्थानीय निकाय में क्या गड़बड़ होने जा रही है? आपने स्थानीय निकाय को कोई दावा नहीं किया। आपने नहीं बताया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में स्थानीय निकाय जीतने जा रहे हैं, या ठाकरे बंधुओं का गठजोड़ फडणवीस को आपके लिए काफी परेशान करने जा रहा है। थोड़ा रोशनी तो दीजिए ना, ये ठाकरे बंधु कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? वो भी स्पष्ट कर दूं, देखिए वहां पर हम तीनों दलों के ही अधिकतम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। अभी नगर पंचायत और वहां पे नगर पालिकाओं के जो निर्वाचन हुए उसमें भी महायुति की सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, और वही लोग वहां पर जनता की सेवा करने की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। यही स्थिति इस बार भी है। सबसे ज्यादा लोग हम तीनों पार्टियों की जीतेंगे। वहां पर कांग्रेस या उद्धव ठाकरे साहब की जो पार्टी है उसका दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं है। जनता, आप देखिए ना, पूरी चर्चा जो है हम तीनों दलों के प्रत्याशियों पे ही हो रही है ना। नहीं, मेरी चर्चा का विषय तो आपके प्रत्याशी है ही नहीं। मैं तो आपसे ये समझना चाहता हूं कि जनता के स्तर पर तो आपके प्रत्याशियों का फैसला आया नहीं मुंबई के संदर्भ में। आपके दोनों सहयोगियों ने ही आपके वजूद को मानने से इंकार कर दिया। मुंबई नगर निगम के चुनाव में आपकी कोई हैसियत ही नहीं आ गई आपके सहयोगियों ने, ना भाजपा ने, ना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने। आपस में बांट लिए 227 सीटें, आपको कोई जगह ही नहीं मिली। इतनी बेइज्जती आपने कैसे बर्दाश्त की ब्रजमोहन जी? मैं आपकी बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। ये तो बात जब होती जब हमने कुछ मांगा होता
चुनाव के पहले जब तीनों दलों के नेताओं ने, आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और आदरणीय अजीतदादा पवार ने बैठ के पहले ये तय कर लिया था कि हम लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह पे अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, तो कोई किसी के पास नहीं गया। और अगर कहीं कोई एडजस्टमेंट भी हुआ, जैसे कि मुंबई में अगर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में सहमति हुई है, तो उन्होंने बैठ के आपस में बात कर ली। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीतदादा पवार के नेतृत्व में पूरी तौर से मजबूत है जमीन पर, इसलिए हम लोग किसी के पास गए भी नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि मुंबई में ना तो भाजपा की कोई औकात है, ना ही शिंदे की शिवसेना की कोई हैसियत है। अगर दम है, अगर ताकत है, अगर मजबूती है, तो वो केवल और केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की है। इसलिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आपने उतारा है मैदान में, आप भी मुंबई में सरकार बनाने जा रहे हैं। खाम है अवधूत वाघ जी परेशान हो रहे हैं और घनश्याम दुबे जी पसीना बहा रहे हैं। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। मैंने ये कहा कि हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग सभी जगह मजबूत है, लेकिन ये बात सच्ची कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको हम लोगों ने अपने चुनाव चिन्ह पर टिकट दिया है और वो लोग मैदान में है। हर पार्टी अपने अपने ढंग से काम करती है और हम लोग भी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि मुंबई में हमारी कोई हैसियत नहीं है या वहां पर जो बीजेपी और शिवसेना उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये मुद्दा इसका बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुद्दा है। आप समझो ना ब्रजमोहन जी, आप बहुत कुशाग्र प्रवक्ता है। मेरी दुविधा में थोड़ी मदद कीजिए मेरे दर्शकों के लिए। देखिए 227 सीटें हैं। जब हमने आंकड़ा निकाला तो पता चला कि 137 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। फिर देखा तो 90 सीटों पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना मैदान में है। पर तीसरा जो गठबंधन का घटक दल है, जिसका नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसका तो एक व्यक्ति भी इस गठबंधन के तहत मैदान में दिखाई नहीं दिया। तो यह सवाल जहन में आएगा ना, आपकी इतनी हैसियत भी नहीं आकी, आपकी मुंबई में वजूद को इस कदर खारिज कर दिया आपके दोनों सहयोगियों ने कि एक सीट के लायक आपको नहीं समझा। इतनी बेइज्जती आप कैसे बर्दाश्त कर लीजिए ब्रजमोहन जी? ये सवाल है ना, इसका कोई उत्तर तो होगा। या अवधूत जी से ही पूछें कि उन्होंने आपके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। डॉक्टर, ये बेइज्जती से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। हम लोग ना शिवसेना के पास गए मुंबई के मामले में, ना हम लोगों ने भाजपा से बात की है। वहां हमारे जो पूर्व मंत्री है नवाब मलिक साहब, उनके और सुनील तटकरे जी के नेतृत्व में मुंबई में हमारे प्रत्याशी मैदान में है और हम लोग अपने चुनाव चिन्ह पे मैदान पे हैं। वहां इस प्रकार का हम लोगों ने ना तो किसी से निवेदन किया, ना हम किसी प्रकार के वहां पे गठबंधन में गए। जब हम खुद अपनी क्षमता पर, अपनी शक्ति के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें बेइज्जती होना या ना बेइज्जती होना जैसा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा चलो, तो आप अपनी क्षमता पर ही मैदान में, आपको जरूरत ही नहीं थी किसी की, तो कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 227 सदस्य मुंबई नगर निगम के अंतर्गत। ब्रजमोहन जी, थोड़ा हमें पता चल जाए कि इतनी ताकत का आकलन आपका अपना था, इसलिए आपने किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं समझी। आपके शब्दों में डॉक्टर, मैं तो ये कहूंगा हमारे जितने प्रत्याशी हैं सभी जीतने वाले हैं, कोई भी नहीं हारेगा। अगर हारने वाले होते तो हमारी पार्टी उनको टिकट ही ना देती। हम तो पूरी सीटों पे जीत के आ रहे हैं। अब बाकी का तय तो जनता को करना है। देखो भाई अवधूत जी, ठाकरे बंधुओं के कारण से भले ही आपके हाथ पैर ना कांपे हों, पर आपके ही सहयोगी ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जो बता रहे उसके बाद तो आपको कांपना चाहिए अवधूत जी, ऐसा मुझे लगता है। आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ में शरद नायक जी हैं चर्चा को दिशा देने के लिए। शरद जी की टिप्पणियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं शरद जी? नमस्ते। ठाकरे वाली शिवसेना इतिहास रचने जा रही है या इतिहास बनने जा रही है? पहला सवाल तो आपसे ये है। इतिहास बोलने से पहले निर्णय क्या लेना पब्लिक को अभी तकलीफ हो चुका है। इधर कौन सा यूबीटी का शिवसेना माने, शिंदे साहब का शिवसेना माने, अजित पवार जी की राष्ट्रवादी माने या शरद पवार जी की राष्ट्र माने। तो इसमें कांग्रेस ने थोड़ा होशियारी कर लिया। थोड़ा इसका पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहता हूं जी। ये करीबन 56 ईयर ओल्ड 60 ईयर पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाया था, स्थापित किया था। हिंदुत्व का मुद्दे को लेकर के आगे चले थे। उसके बाद राम मंदिर का भी, बाबरी मस्जिद का भी इशू हो गया। उस वक्त सारा क्रेडिट शिवसेना बाल ठाकरे को दिया जाता था और उसका जो भी फायदा है बीजेपी को अच्छी तरह से मिला और उनका सरकार आने में पूरी मदद मिल गई थी। उसके बाद रिश्ता निभाते निभाते 25 साल तक चले शिवसेना के साथ में।
और उसके बाद एक इलेक्शन में 2019 में जब शिवसेना ने सीएम पद भी मांगा तो उसको दिया नहीं गया। तो उनका भी अलग स्टोरी है, जैसा उद्धव साहब ने बोला कि उन्होंने अमित शाह जी ने फोन किया था उठाया नहीं है करके, वैसे उद्धव ठाकरे जी भी बोल रहे थे कि हमको बोला गया था चुनाव लड़ते वक्त 2.5 साल हमारा रहेगा 2.5 साल आपका रहेगा, तो वादा ये किया तोड़ दिया करके उनका कंप्लेंट है। अब पता नहीं उन्हीं लोग को जाने कि मातोश्री में किसका साथ में क्या बात हुआ क्या वादा हुआ। ठीक है, हम तो दर्शक हैं जी। और उसके बाद अभी घटना ये घटी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी एक हो गए, अच्छी बात है। संबंध में अगर कटुत्व आता है, कभी कोई कुर्सी के लिए आता है कोई पैसे के लिए आता है, ठीक है। अभी साथ में दोनों मिल गए, मेरे अगर नजर से देखा जाए वो साथ में रिलेशन मेंटेन करने तक ठीक था। जैसे ही मनसे ने उद्धव ठाकरे के साथ में मिलाप किया, सेक्युलर वोट या माइनॉरिटी वोट जो है थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया, क्योंकि पहले पुरानी आपको हादसा काफी सारे आपको पता होगा जी। क्या क्या हुआ था। तो माइनॉरिटी वाले थोड़ा सा एक्चुअली उद्धव जी का शिंदे साहब ने जब तोड़ के पार्टी तोड़ के बीजेपी के साथ गया था, एक दया की भावना था सेक्युलर वोट में और माइनॉरिटी वोट्स में भी काफी सारी दया था। लेकिन जैसा कि इन्होंने राज ठाकरे जी ने उनको ज्वाइन किया तो कांग्रेस ने पहले ही अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि उनको मालूम था सेक्युलरिज्म का मामला, कांग्रेस तो वही तो उसी का ऊपर तो लड़ाई करती है कांग्रेस शुरुआत से लेकर आज तक। तो इसीलिए वो उधर से कन्ने काट लिया। उनको पता है अगर कल उठ के जीत के हमारा सीट आ भी गया, इनका भी समझो कुछ आ गया, हम अगर हमारा सीट मिलने से अपने ने पहले से अपना कन्नी काटा आफ्टर ज्वाइनिंग राज ठाकरे टू उद्धव ठाकरे जी। क्योंकि ये हकीकत बात है, इसको सच को कोई तोड़ नहीं सकता। ब्रिजमोहन जी भी काफी सारी चीज को अच्छी तरह से मेरे से ज्यादा अनुभवी है, उनको मालूम है क्योंकि वो शरद पवार जी के साथ में थे, और जो शरद पवार जी के साथ में थे तो उसको तो सब कुछ आता है, सब कुछ जानकारी है। तो उसको सब कुछ अभी जानता है, सब कुछ जानकारी है। लेकिन मैं आपसे समझना ही चाहता हूँ शरद नायक जी, क्या ये लड़ाई वाकई ठाकरे बंधु बनाम भाजपा एकनाथ शिंदे है, या ये लड़ाई बहुकोणीय है? हर पार्टी के पास संभावना है, हर पार्टी अपने लिए उम्मीद कर सकती है। देखिए, ठाकरे बंधु के साथ में जो कोर वोटर्स है, मराठी मानुस या मराठी स्मृति जी। जो बोलते हैं, तो वो वोट कहीं जाएगा नहीं, शायद नहीं जाएगा। भले राज ठाकरे ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, राज ठाकरे जी का भाषण का वो वोट में कितना परिवर्तन होता है और उनका पहले का क्या रिकॉर्ड है वो आप सब जानते हैं जी। लेकिन उद्धव जी को वोट मिल सकता है, लेकिन इस कंपटीशन में डायरेक्ट अभी है तो शिंदे साहब है। शिंदे साहब के पास एक ये है कि लाड़किया बहना वो योजना उन्होंने किया था, उनका ब्रेन चाइल्ड था वो, उसका अच्छा खासा बेनिफिट उसको मिल सकता है। तो कुल मेरे मिलाकर शरद नायक जी एकनाथ शिंदे को तुरुप के इक्के के तौर पर देख रहे हैं। तो मैं वापस लौटता हूं अवधूत वाग्सी जी के पास। अवधूत वाग्सी जी, आपसे जानना चाहता हूं, माननीय ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि हमारी ताकत इतनी ज्यादा थी, हमारा जमीन पे वजूद इतना जबरदस्त है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी भाजपा से या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर मैदान में आने की। अपने ही एक अन्य सहयोगी के द्वारा इस तरीके से खारिज किया जाना आपको कितना तकलीफ पहुंचाया? वाकई आगे वजूद को ही नकार दिया ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ने कार्यक्रम में। क्या कहते हैं आप? मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले मेरे जो तरुण मित्र है जी घनश्याम दुबे जी, जी मुझे लगता है बहुत उम्दा तरुण है, यंग है, बराबर है ना दुबे जी? जी हाँ, बहुत तरुण है, इसके लिए अनुभव से भी कमी है और ज्ञान से भी कमी है। इसके लिए जो बेकार की बातें कहते हैं। जब आपकी शिवसेना पैदा भी नहीं हुई थी ना, शिवसेना की पैदाइश 1966 में है, उसके पहले 1957 में
भारतीय जनता पार्टी की जो पहली कड़ी थी जनसंघ, उसके 2 खासदार महाराष्ट्र में जीत के आए थे। एक का नाम था आशर जो कोकण से जीत के आए थे, और दूसरे का नाम था उत्तमराव पाटिल जो चाळीसगांव से जीत के आए थे। भारतीय जनता 1985 के विधानसभा का उदाहरण लीजिए। आपके पास जब चिन्ह भी नहीं था, चिन्ह, तब मनोहर जोशी और सुधीर जोशी, ये 2 लोकसभा के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे खड़े थे। 1985 की विधानसभा में जब शिवसेना का एकमेव आमदार जीत के आया छगन भुजबल के रूप में, तब महाराष्ट्र की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायक थे। तो आप जो बकवास कर रहे हैं कि शिवसेना की वजह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, वो ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है, कृपा करके आपके पास रखिए। आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करनी है और राष्ट्रीय चैनल पे आना है, और मेरे जैसे प्रवक्ता जो लास्ट 15 बरस से भारतीय जनता पार्टी का मीडिया पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके साथ बहस करने के पहले बहुत सोचिए और समझना चाहिए। दूसरी बात है, ब्रुजमोहन जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में है जी। पवार साहब हमारे, अजित दादा उप मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है, आदरणीय देवेंद्र जी है। लेकिन एक कार्यकर्ताओं की इलेक्शन है। कार्यकर्ताओं की इलेक्शन में जो इकाई होती है, जो सिटी होती है, वहां का मुखिया क्या बोलता है, वहां की परिस्थिति क्या है, वहां की पार्टी की ताकत क्या है, वो देख के जो राजनीति है वो तय होती है। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी साथ में लड़ रही है, कहीं कहीं शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ी है, कभी कभी हम अकेले लड़ रहे। ये विधानसभा नहीं है, ये लोकसभा नहीं है, यहाँ कोई कायदा बनने वाला नहीं है। एक गटर, वाटर और मीटर की लड़ाई है, एक कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। इसके लिए स्थानिक इकाई जो जो निर्णय लेती है, उसके साथ नेतृत्व को जाना पड़ता है। इलेक्शन 15 तारीख को होने दो, 15 तारीख तक हम लोग आपस में लड़ेंगे। 16 तारीख तक जो 29 महानगर पालिका है, वहां सबसे ज्यादा नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जीत के आएंगे। हम तीनों साथ में मिलकर, एक दूसरे का हाथ हाथ में बढ़ाकर, हम लोग सभी महानगर पालिका में हमारा महापौर लाएंगे। अच्छा, तो आपने जो बात की उसमें 2 सवालों के साथ में आपसे रूबरू होता हूं। वाक साहब, आप बहुत नाराज हो गए घनश्याम दुबे जी पर। तरुण है, किस तरीके की बात कर रहे हैं, 57 में हम ऐसे जीते, लोकसभा में हमने चिन्ह दिया। ठीक है, अच्छी बात है, इतिहास तो इतिहास है, पर इस बात से आप इंकार करेंगे क्या कि महाराष्ट्र की सियासत में तकरीबन 2.5 दशक तक बाला साहब के रहते हुए आप शिवसेना का दर्जा बड़े भाई के तौर पर दिए रहे? इस बात से आपको ऐतराज है? इस बात से आपका इंकार है? जब आप पुराने थे, जब आपका वजूद इतना महत्वपूर्ण था, इतनी बड़ी शख्सियत आप थे, तो अपने बाद में पैदा हुई पार्टी और उस पार्टी के नेता को अपना बड़ा भाई करार देने के लिए आप क्यों तैयार हुए? क्यों लालकृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो मातोश्री में जाते हुए दिखे? हमें तो बाला साहेब कभी दिल्ली में, ना तो ठाकरे जी हमें अटल जी के घर पे आते हुए कभी जिंदगी में दिखे, ना ही हमने कभी आडवाणी जी के घर पर जो है ठाकरे जी को जाते हुए देखा। क्या कहते हैं वाक साहब, क्यों आपने शिवसेना को बड़े भाई की हैसियत के तौर पर स्वीकारा? एक सवाल। दूसरा, आपने कहा ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इकाई का चुनाव है, तो आप मानते हैं कि मुंबई के संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार की कोई हैसियत आपके कार्यकर्ता नहीं मानते, इसलिए मुंबई में आप साथ में मैदान में नहीं है, क्योंकि उनका कोई वजूद मुंबई में नहीं है। भले ही हमारे साथ में ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं, मजबूत होते तो आपने कोई जगह दी होती, आपके कार्यकर्ताओं ने जगह दी होती। तो जरा इन 2 सवालों पर वाक साहब, आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता थोड़ा रोशनी दे, मदद मिलेगी हमें कार्यक्रम को विस्तार देने में। ब्रिजमोहन जी, मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? आप जरा बता सकते हैं मुझे याद नहीं है इसके लिए। 80 के आसपास है। कितना? 80 हाँ, 91 उम्मीदवार है, एग्जैक्ट 91। मैं एक कहना चाहता हूं कि ये वजूद का सवाल नहीं है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एमएलए मुंबई में जीत कर आया है, सना मलिक। सवाल यह था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो नवाब मलिक जी कर रहे हैं, उस नेतृत्व से हमें एतराज था, क्योंकि आज भी एक केस पेंडिंग है जहां दाऊद इब्राहिम के रिलेटिव्स के प्रॉपर्टी के मामले में और नवाब मलिक का रिलेशन जो एस्टेब्लिश हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है। जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक हम लोग नवाब मलिक को हमारे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन में एक नेता बोलकर नहीं ला सकते। इसके लिए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ना बोला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वजूद नहीं है, यह बात नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी महायुति का एक हिस्सा है। मुद्दा नंबर एक। मुद्दा नंबर दो जी। आपने जो कहा है कि छोटा भाई बड़ा भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि जब आदरणीय प्रमोद महाजन और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ये दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन किया, तब यह तय हुआ कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई होगा और विधानसभा में शिवसेना बड़ा भाई होगा। इसके लिए लोकसभा में हमने हमेशा ज्यादा सीटें ली और शिवसेना ने कम सीटें ली। उसी प्रकार से विधानसभा में शिवसेना ने ज्यादा सीटें ली और भारतीय जनता पार्टी ने कम सीटें ली। इसका मतलब है लोकसभा में हम बड़े भाई थे, शिवसेना छोटा भाई था, और विधानसभा में शिवसेना बड़ा भाई था और हम लोग छोटे भाई थे। इसीलिए 1995 में जब सत्ता आई तब शिवसेना का मुख्यमंत्री बना और हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना। इसमें कोई विवाद नहीं हुआ। इसके लिए बड़ा भाई और छोटा भाई बोल के कोई बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। 5 पांडव थे, वो सभी सशक्त थे। उसमें नकुल सहदेव भी सशक्त थे, अर्जुन भी सशक्त थे, भीम और युधिष्ठिर भी सशक्त थे। तो किसी को छोटा भाई बोलकर वो छोटा नहीं होता, बड़ा भाई बोलकर बड़ा नहीं होता। कर्तृत्व से और मेहनत से आदमी बड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि छोटा भाई बड़ा बन गया और बड़ा भाई कभी छोटा हुआ, वो बड़े भाई को भी समझ में नहीं आया। वो बड़े भाई को समझ में नहीं आया। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी दलील दी। आपने बताया कि मुंबई में नवाब मलिक नेतृत्व कर रहे हैं। नवाब मलिक का संबंध दाऊद के संदर्भ में दिखता है, इसलिए हम उन्हें अपने गठबंधन में जगह नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र के प्रति आपकी सोच की जितनी सराहना की जाए कम है। पर जिस दाऊद के साथ नवाब मलिक के संबंधों को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, उस नवाब मलिक के हवाले अपने पार्टी का नेतृत्व जिस शख्स ने दे रखा है, जिनका नाम अजीत पवार है, उनको आप अपने साथ में उप मुख्यमंत्री बनाकर जरूर बिठा रहे हैं। मतलब दाऊद के साथ नवाब मलिक है, इस पर आपको ऐतराज है, पर दाऊद के साथ रहने वाला नवाब मलिक को अपना नेता बनाकर अजीत पवार रखे हुए हैं, उसमें आपको ऐतराज नहीं है। बाबा साहब, आप इतनी सुविधा से अपना चयन करते कैसे हैं? ये कमाल का, थोड़ा बताएंगे आप? में यदि जब युति की और आघाड़ी की चर्चा होती है और आघाड़ी और युति का बात होता है तो सभी चीजें आपके मन से होती है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सना मलिक को हमने सपोर्ट किया। सना मलिक अणुशक्ति नगर में खड़ी थी, तब हमने महायुति से उनको उम्मीदवारी दी थी। हमारा उम्मीदवार खड़ा नहीं था, सना मलिक को हमने जिताया। लेकिन हमने नवाब मलिक के सामने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया। हमने कहा नवाब मलिक को हम मानते नहीं। नवाब मलिक की निशानी यदि घड़ी होगी तो उसके सामने हमारी निशानी धनुष्य बाण या कमल होगी। हमने लड़ाई और देखो क्या हुआ कि नवाब मलिक 5वें नंबर पर गए। बात ऐसी है कि केवल हमने नहीं कहा, वहां के लोगों ने भी कहा। जो मुस्लिम बहुल एरिया है उन्होंने नवाब मलिक को 5वें नंबर पे ढकेल दिया। अभी जो नेता 5वें नंबर पे जाता है उसने मुंबई का नेतृत्व करना और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के वरिष्ठ लोगों के साथ बाजू में बैठकर सीटों का बंटवारा करना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमने अजीत दादा को भी समझाया, प्रफुल्ल पटेल जो को भी समझाया कि आपका मुंबई का नेतृत्व यदि चेंज करोगे तो हम आपके साथ गठबंधन में करोगे। लेकिन हम तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करना हमें योग्य नहीं लगता। लेकिन आप इस बात को समझ पाए क्या कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदू विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी आपके शब्दों में एकनाथ शिंदे एक तरफ, दूसरी तरफ नवाब मलिक।
पर अजीत पवार को ना तो भाजपा भाई, ना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे की शिवसेना भाई, अगर उन्हें भाई तो नवाब मलिक। ऐसे व्यक्ति को साथ बनाए रखने की क्या मजबूरी रहती है वाक साहब? आपके लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि रहता है, ये सत्ता सर्वोपरि के उदाहरण कैसे आ जाते हैं सामने? सर, दिस इज अ राइट क्वेश्चन, यू आर आस्किंग टू अ रॉन्ग पर्सन। एक अच्छा सवाल गलत आदमी को पूछ रहे हो। आपने यह बहुत ही अच्छा सवाल श्रीवास्तव साहब को पूछना चाहिए कि जो उस आदमी का संबंध दाऊद इब्राहिम से लगा हुआ है, ऐसे आदमी को आपने आपके पार्टी का एक बहुत बड़ा मुखिया कैसे बनाया, आपके पार्टी में कैसे रखा? आपके पार्टी का नाम राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्रवादी पार्टी में जिसका नाम राष्ट्रवादी है उसमें नवाब मलिक कैसा है? ये सवाल आपने ब्रजमोहन श्रीवास्तव को पूछना ब्रजमोहन जी चाहिए। से तो मैं पूछ लूंगा, पर ऐसे अजीत पवार को आपने अपने साथ क्यों रखा? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया तो आपने कह दिया कि आपने गलत व्यक्ति या गलत पार्टी से पूछ लिया। दर्शक तय करेंगे ये सवाल सही था और सही व्यक्ति से था, सही पार्टी से था कि नहीं था। पर मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे आना है घनश्याम दुबे जी के पास। घनश्याम दुबे जी काफी समय से बहुत कुछ कहने के लिए बेताब है, लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त हस्तक्षेप मैं शरद नायक जी का लेना चाहूंगा। राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। जी शरद जी। देखिए, वाक साहब एक अच्छा बड़े प्रवक्ता है, मुझे मालूम है, बहुत ही साल का उनका अनुभव है। लेकिन एक बात में मैं उनके बातों से थोड़ा डिफरेंस रखता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत का ऊपर चल रहा है, अगर नवाब मलिक दाऊद से संबंध रखता है, अगर नवाब मलिक अजित पवार के अंडर में है, जब सिद्धांत अगर आता है तो उधर अजित पवार भी नहीं आ सकता। यही हमारा सवाल था। वाह साहब ने कहा कि ब्रजमोहन जी से पूछ के काम चला लो, क्यों हमारे साथ में उलझ रहे हो। लेकिन मेरे पास में घनश्याम दुबे जी हैं। घनश्याम दुबे जी बहुत नाराज थे, बीच में हस्तक्षेप करने जा रहे। तो पहले तो घनश्याम जी आप अपनी बात कह लें, फिर आपसे कुछ सवाल कर लेता हूं। जी घनश्याम जी। हिमांशु जी, अजीत पवार जी मुंबई में उनसे गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि वहां पे उनका कोई वर्चस्व नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। उससे सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका, मीरा भाईंदर पालिका है, वहां शिंदे से गठबंधन नहीं हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जहां पर दूसरे का वर्चस्व है वहां तो ये गठबंधन करेंगे, और जहां पर इनका वर्चस्व है इन्हें कोई नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये किसी के नहीं है, न हिंद के हैं न हिंदू के हैं, ये अपने आप के लिए है और सत्ता के लिए है। ये ज्ञान आपको कब मिला घनश्याम दुबे जी? आप तो भाजपा के साथ में 3 दशक तक समय काट लिए थे। ये ज्ञान की प्राप्ति आपको कब हुई, थोड़ा बताएंगे आप? अचानक आपको भाजपा बहुत बुरी लगने लगी है, ये ज्ञान की प्राप्ति आपको कब हुई? तब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई आपको जब आपकी सीटें कम थी, पर नेतृत्व आपके पास दिया था भाजपा ने। जी, अभी क्या है, एक युग होता है, वो अटल युग था, वो लाल कृष्ण आडवाणी जैसा युग था। आज वो युग नहीं है, आज ये नया युग है। ये कैसा युग है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इनके पास एक मशीन है। जिस प्रकार से कपड़े का वॉशिंग मशीन होता है ना हिमांशु जी, ऐसा मशीन है हमारा आदरणीय वाघ साहब जी के पार्टी के पास। वो चले जाओ, कपड़े को ऐसा धुलते हैं जैसे वैसे वो पूरे भ्रष्टाचार व्यक्तियों को ऐसा धुल करके साफ करके एकदम खड़ा कर देंगे। अरे हाँ, ये भी अपने में आ गया, एकदम सही है, बाकी दूसरे में है तो बहुत भ्रष्ट है। देखो घनश्याम दुबे जी, मशीन से कुछ नहीं होता, मशीन के साथ साथ वॉशिंग पाउडर लगता है। अब जब जनता के स्तर पर वोटों का वॉशिंग पाउडर भाजपा को मिलेगा तो धुलाई होती रहेगी, उसमें आप क्या कर लोगे? ये तो विषय है ना। वोट तो भाजपा के पास आ ही रहा है। पर मैं एक बार फिर ब्रजमोहन जी के पास आना चाहता हूं। आपके अनन्य सहयोगी, सरकार में भागीदार, सम्माननीय अवधूत वाघ साहब ने चाहा कि मैं आपसे सवाल करूं कि नवाब मलिक को अपने साथ बनाए रखने की आपको क्या मजबूरी है? हमारा उनसे सवाल था हालांकि, ये नवाब मलिक से संबंध रखने वाले अजीत पवार को अपने साथ बनाए रखने की क्या मजबूरी है, उसका तो उत्तर नहीं आया। पर उनका आग्रह आया कि ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से आप ये सवाल जरूर कीजिएगा। तो ब्रजमोहन जी, उनकी जिज्ञासा आपको हस्तांतरित कर रहा हूं, उनकी जिज्ञासा का समाधान करें, हमारा भी हो जाएगा। ये नवाब मलिक को कौन सी कमजोर कड़ी पकड़ रखे अजीत पवार की, जिसके चलते अजीत पवार
5वें नंबर पर रहे नवाब मलिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए, आदरणीय अब्दुल जी ने बिल्कुल ठीक बोला। जो चर्चा हुई, जिसके चलते वहां पर हम लोग अपने खुद के प्रत्याशियों के साथ मैदान में, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, जिससे हम लोग पहले दिन से आप सहमत हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आदरणीय नवाब मलिक एक अच्छे राजनेता हैं। एक लंबे समय से वो लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है उन्होंने। महाराष्ट्र में वो मंत्रिमंडल में रहे हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लगातार जनता के आशीर्वाद से सदन में चुन के पहुंच रहा हो और प्रदेश का उसने नेतृत्व किया हो एक मंत्री के रूप में, तो उस पे उनके इस प्रकार के संबंध हो ही नहीं सकते, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है। और यही कारण है कि हम लोगों ने आदरणीय अजीत दादा पवार ने भी उनके इस हम लोगों का ये जो विश्वास है उनके ऊपर, उसके अंतर्गत उन्होंने आदरणीय नवाब मलिक साहब को मुंबई की पूरी कमान सौंपी। और उसी के चलते हम लोगों ने विधानसभा में भी उनको टिकट दिया था। उनकी बिटिया को भी हम लोगों ने टिकट दिया था। उनकी बिटिया, जैसा भी अब्दुल जी ने बताया भी, कि उनकी बेटी आदरणीय सना मलिक हमारी महाराष्ट्र विधानसभा की निर्वाचित विधायक भी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये उनका आरोप है। उनके उस आरोप से हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि वो किसको अपना सदस्य बनाए और वो किसको राजनीति करने का अवसर दे। मतलब आपको यह उम्मीद रही कि जिस भाजपा ने किसी समय अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसी भाजपा ने क्लीन चिट देने में देर नहीं की अजीत पवार को, तो आज नहीं तो कल नवाब मलिक को भी क्लीन चिट आप लोग दिला ही दोगे, इसलिए पार्टी से बाहर करने की जरूरत क्या है? ऐसा कुछ मामला है ब्रिजमोहन? मैं आदरणीय अजीत दादा पवार के मामले में भी स्पष्ट कर दूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने अपनी तरफ से आरोप नहीं लगाया। वहां पे एक सोशल वर्कर है आदरणीय अंजलि दमानिया जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको रिपीट किया है, जैसे अभी आपने रिपीट कर दिया उसको। कमाल कर दिया ब्रिजमोहन जी, किस किस का नाम लूं? वो देवेंद्र फडणवीस हमें बताते थे अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, और वो देवेंद्र फडणवीस को छोड़िए, एनसीपी की परिभाषा दी थी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एनसीपी मतलब नेचुरल करप्ट पार्टी, भूल गए आप, पर फिर भी ठीक है। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए शरद जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि मेरा समय हो रहा है समाप्त। केवल आपसे जानना चाहता हूं कि मुंबई और ठाकरे को हमने पिछले 4 दशक से एक दूसरे के पर्याय के तौर पर देखा था। क्या भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की कोशिशें ठाकरे ब्रांड को इस बार खत्म कर देंगे? ये एक जिज्ञासा है देश में कि ठाकरे बंधु साथ आए हैं, खुद तो साथ आ गए, पर क्या अपनी विरासत को सहेज पाएंगे? आपका उत्तर, आपका आकलन। विरासत का तो मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त का विरासत का और आज का विरासत में बहुत फर्क है सर। लेकिन कहीं ना कहीं ये एकदम काट कोने में आके खड़ा हो जाएगा। बीजेपी इतना आराम से कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, इतनी पक्की बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लास्ट में अपना रोल अदा कर सकती है। तो इसीलिए कांग्रेस जी अभी सेपरेट होके लड़ाई अपना खुद की लड़ रही है। तो शरद जी कह रहे हैं कि मुंबई का बॉस कौन, इसके लिए आपको 16 तारीख और उसके बाद के घटनाक्रम का इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिला के मुंबई में सियासत काफी जबरदस्त तरीके से करवट ले रही है। पुराने दुश्मन दोस्त हो रखे हैं, वर्तमान दोस्त दुश्मनी निभाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। कुल मिला के इसी को तो सियासत कहते हैं। सियासत में संबंध बाद में देखे जाते हैं, हित बाद में देखे जाते हैं। ना समझ में आता हो तो मुंबई के इस नगर पालिका निगम के चुनाव को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारी शुभकामनाएं सारे दलों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट को हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए साथ।